3 दिन से ये डिबेट चल रही है और हर प्रकार की डिस्कशन हमारे सामने आई। मैक्सिमम ऑनरेबल मेंबर्स ने अपनी भावनाएं यहां पे प्रकट की। एक ऐसा पवित्र ऑगस्ट हाउस है जहां पे जम्मू कश्मीर की अवाम की भावनाओं को प्रकट किया जा सकता है। ये ठीक है, विचार अलग अलग है, विचारों की लड़ाई है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज पे हमें आपस में इत्तेफाक भी है, विशेषकर डेवलपमेंट को लेके, जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेके। मैं अगर एक शेर से ऑनरेबल एलजी साहब के इस स्पीच को देखूं तो मैं कहना चाहूंगा, हमारी नजर ने तुम्हें है हुस्न बख्शा, हमारी नजर ने तुम्हें है हुस्न बख्शा, ये हमने दिया है तुम्हारा नहीं। मेरे कहने का ये तात्पर्य है, मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने इन 5, 7, 10 सालों में जो तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सवालात खड़े किए। मैं कोई बहुत पीछे कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन जब भी हम आज कहीं सड़कों पे चलते हैं तो एक विजिबल चेंज हमें दिखती है, जिसे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। आज हम हाईवेज देख रहे हैं, आज हम रिंग रोड्स देख रहे हैं, आज हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगर मैं 2-4 सालों की बात करूं, लगभग 2-2.5 हजार रोड बने हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं थोड़ी सी जानकारी इस हाउस में रखना चाहूंगा। अभी 13 जनवरी को सोनमर्ग टनल का उद्घाटन हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। सोनमर्ग टनल, जो मुझे लगता है कि एक खित्ते को कनेक्ट करता है, कितने लोगों की अपेक्षाएं उस टनल से जुड़ी थी और कितनी स्पीड से उसको बनाया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट की और यहां के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की। जम्मू और श्रीनगर में 2 रिंग रोड बन रहे हैं। इसकी बुनियाद किसी और ने नहीं डाली, इसी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने डाली और आज ये कंप्लीशन पे है। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, उनका विजन है। आज हम देखें, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे हमने सुना था, मथुरा एक्सप्रेसवे हमने सुना था, मुंबई एक्सप्रेसवे हमने सुना था, लेकिन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जिसको आज हम खुद देख रहे हैं, छोटी बात नहीं है ये। बनिहाल बारामूला रेल लाइन तो संगलदान तक तो पहुंच गई, बहुत जल्दी हम जम्मू तक इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये एक सपना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, इन दोनों खित्तों को जुड़ाने का, रेल लाइन से पूरे मुल्क के साथ जुड़ाने का, और इस स्वप्न को आज पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। आजादी के बाद गुरेज वैली और मच्छिल में, गुरेजी साहब पता नहीं कहां गए, ग्रिड से इनको बिजली नहीं थी। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की देन है, मच्छिल जैसे दूर दराज क्षेत्र में और गुरेज वैली में आज ग्रिड के द्वारा बिजली पहुंची है। ये इसी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ सर। 2019 तक जो जम्मू कश्मीर सिर्फ 5 मेगावाट सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पैदा करता था, आज इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी जी की देन से 55 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज हमारे पास 2 एम्स हैं,
एक जम्मू में, एक कश्मीर में है। नरेंद्र मोदी जी की देन। आज हमारे पास IIT है। IIT हम सुनते थे, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली। आज यहाँ पे आपके पास IIT, ये कहां से आया? हवा से तो नहीं आया। IIM हमारे पास, ये कहां से आया? हमारे पास डॉक्टर्स की कमी थी, हम MBBS सीट्स को नहीं बढ़ा पाते थे। और इस दौरान जो ये टेन्योर रहा नरेंद्र मोदी जी और LG साहब का प्रशासन का, 800 सीट्स हमने MBBS की बढ़ाई। 151 PG की सीट्स नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहां पे दी गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 15 लाख हम दिल पे हाथ रखें। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम रहते हैं, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ऐसा व्यक्ति रह गया है जिसका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड नहीं बना है? 5 लाख रुपया आज आपको सेहत के लिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया जाता है। अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर है तो 15 लाख की जगह आपके घर में 25 लाख आ रहा है। और जिस घर में 8 मेंबर है वहां पे 40 लाख आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, इस LG प्रशासन की देन है। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम इंदिरा आवास योजना के तहत घर देते थे, एक पंचायत में 2-3 घर आते थे, आज लाखों घर। और जिस व्यक्ति के पास जमीन नहीं उसके लिए भी 5 मरला जमीन फराहम की। कोई छोटी बात है? बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी देन नरेंद्र मोदी जी की देन है। आपको मैं एक बहुत बड़ी बात, जिस पंचायत राज के लिए जम्मू कश्मीर की आम जनता तरसती थी, वेट कर रही थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2017 के लाल किले के भाषण में कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायत सिस्टम एस्टेब्लिश करूंगा। अभी जो ये ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है कि इनको DDC मेंबर वहां से चुना गया, वरना ये वही गांव में ही होते। ये 3 टियर सिस्टम भी एस्टेब्लिश करने की देन नरेंद्र मोदी जी की है। मोदी जी के नेतृत्व में आज वेस्ट पॉक रेफ्यूजीज को, POJKs को, वाल्मीकिस को, गुजर बकरवाल को दर्जा मिला है, रिजर्वेशन मिली है। मुझे बताइए, पहली बार ये असेंबली गुजर बकरवाल समुदाय के 9 MLA यहां पे देख रही है। ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं खामोश मैं कहना चाहूंगा, मैं ऐसे कई अचीवमेंट्स यहां पे गिना सकता हूं जो नरेंद्र मोदी जी की देन है। अगर आज आप देखें, एजाज जान साहब, अभी CM साहब ने बोलना, अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे हम भी इंटरप्ट करना जानते हैं, ऐसा नहीं समझे। इतना अच्छा ये हाउस चल रहा है, एक व्यक्ति तो ये है ही, इसको करार दे दो। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप तो रूलिंग में हो, आप ऐसा नहीं करो। बोलिए। ऐसी कई मैं अचीवमेंट्स गिना सकता हूं। और सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर में एक ट्रांसपेरेंसी आई है। जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आए। हमने जम्मू कश्मीर की सरकार में भी देखा है, यहां पे नौकरियां बेची जाती थी, यहां पे जंगल बेचे जाते थे, यहां पे ठेके बेचे जाते थे, जिसको मर्जी जो नौकरी दे दो, सिगरेट डब्बी के पन्ने पे नौकरी लिख के दे देते थे। आज रिफॉर्म्स आए हैं, आज नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी, आज आपको कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं मिलेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एस्टैब्लिश हुए हैं। आज आपको एक छोटा सा काम भी करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको लेना पड़ता है। ये सारे रिफॉर्म्स तब हुए जब यहां पे UT बनी, जब यहां पे नरेंद्र मोदी जी का विजन एस्टैब्लिश हुआ। मेरे बहुत सारे साथियों ने यहां पे 370 को लेके बहुत बातें की, बहुत वरिष्ठ लोग भी हैं, मैं आदर भी करता हूं, रिस्पेक्ट भी है, मुझसे ज्यादा उनको नॉलेज है, अनुभव है। लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, भारत एक सेकुलर स्टेट है, एक सेकुलर कंट्री है। मुझे बताइए, एक सेकुलर टेरिटरी में
एक और स्टेट का निर्माण कैसे हो सकता है, और जिस स्टेट का आइडिया टू नेशन थ्योरी की एक्सटेंशन हो। अजीब तमाशा है, पूरी 562 रियासतों का विलय हुआ, कहीं पे भी इस प्रकार की आपको कंसेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए हम भारत के संविधान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब पूरे देश में संविधान इंप्लीमेंट हुआ, एक्सेप्ट किया, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करेंगे? ये जन्म देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना जो होती है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि स्टेट विद इन स्टेट नहीं होती है, और इसको हमने स्पेशल स्टेटस माना। क्या था स्पेशल स्टेटस? स्पेशल स्टेटस आप मांगे, आप पैकेज को ही मांगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मांगे, आप एम्प्लॉयमेंट को ही मांगे, नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन अलग चाहिए। क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग? भाई, ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी के तहत भारत का डिवीजन किया, 2 हिस्से किए। पाकिस्तान ऑलरेडी बन गया है, लेकिन भारत एक सेकुलर स्टेट है। यहां का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंसान पर लागू होता है जो इस भारत में रहता है। लेकिन चूंकि मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूं, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अलग चाहिए, मुझे झंडा अलग चाहिए, मुझे प्रधान अलग चाहिए। किस लिए? ऑलरेडी भारत का विभाजन हुआ है। तो मुझे लगता है 370 जो कांग्रेस की देन थी, जो कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिसी थी, इसको खत्म होते होते बेशक 70 साल लगे, लेकिन नाउ इट इज क्लोज्ड चैप्टर, इट इज नाउ हिस्ट्री। ये दोबारा कभी आएगा नहीं। मैं कहता हूं, अब कोई भी पार्टी आए, अब भारत के संविधान के मूल भावना को वो ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, अहित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा। ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था। जब तक आपने भारत के संविधान को पूर्णतः लागू नहीं किया, तब तक एक टेम्परेरी प्रोविजन था। बहुत यहां पे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो ज्यादा समझते हैं। बड़ी कोशिश हुई, पार्लियामेंट में भी कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी कोशिश हुई, पार्लियामेंट ने भी इसे सेटल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच ने भी इसे सेटल कर दिया। अब मुझे बताइए, हमारा कौन सा इख्तियार नया है इस असेंबली में, जिसमें हमें लोगों के इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए था, यहां की समस्याओं को डिस्कस करना चाहिए था। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस असेंबली का दायरे इख्तियार हमें समझना चाहिए। हम पार्लियामेंट को यहां से आंखें नहीं दिखाते हैं। पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो स्टेट को 2 स्टेट्स बना सकते हैं, 2 स्टेट्स की 1 स्टेट बना सकते हैं। यदि हमें इतना ही जोश है, हम जाएं पार्लियामेंट में, अक्सरियत जमा करें, वहां पे डिस्कस करें। नहीं, यहां पे डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी थी, उसको जिंदा रखना चाहते हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जनता ने इसको रिजेक्ट किया है, ये दोबारा यहां पे होगी नहीं। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये बात आप देश में गए, 2 सीटें नहीं लिया आपने। ऑनरेबल स्पीकर सर, महाराजा जिन्होंने इस स्टेट को अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उस महाराजा का अपमान लगातार हुआ और आज तक होता रहा है। मुझे इस हाउस के बैठे बहुत बड़े बड़े लीडर्स पे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि राइट फ्रॉम 1927 से लेके 31 से लेके 47 से लेके 1949 से लेके महाराजा का अपमान होता रहा। कब तक करोगे? आज जिस स्टेट में आप हो, ये महाराजा की देन है, और यहां से आप अपमान करते जाओगे। मैं कहना चाहूंगा 1931 में यंग मुस्लिम एसोसिएशन का सहारा लेकर लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काया, अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई, महाराजा के कैरेक्टर एसेसिनेशन करने की कोशिश की गई। इस प्रकार की तब की अफवाहें फैलाने जाने लगी, और ये सारा ब्रिटिश ऑफिशियल्स के इशारे पे होता रहा। इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक बात आती है, यहां मैंने कल कहा, मार्टियर्स डे पर आप लोगों ने बहुत शोर हल्ला किया। मैंने उन लोगों की बात की जिन लोगों ने महाराजगंज में कश्मीरी पंडितों की
दुकानें जलाई, जिन लोगों ने सफा कदल में, नवा कदल में, विचार मंच में वहां पे कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। मैं यहां पे कोट करना चाहूंगा प्रेमनाथ बजाज, जो स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला साहब के बड़े नजदीकी थे, उनकी बुक में ये लिखा गया है। आप उसको भी छोड़िए, बरजोर दलाल की रिपोर्ट लाइए सामने, वो तो हमने तैयार नहीं किया था, वो क्या कहते हैं। और टेस्टिमोनी किनकी हुई है तब, जिनका बिस्को स्कूल है उनकी टेस्टिमोनी है, उनके रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड है वहां पे, तो वो क्या कहते हैं। फिर भी हम इस कहानी को, इस हिस्ट्री को जुटलाएंगे, ये कम से कम इस डोगरा स्टेट के लोग कबूल नहीं करेंगे। जहां तक बात आती है, नहीं अभी तो मैं उठाऊं, अभी तो मैं उठाऊं, टाइम आप एक्सटेंड कर रहे हैं ना, करिए थोड़ा सा करिए, मेरे लिए भी करिए। हमने 2 बार एक्सटेंड किया शेर साहब की स्पीच, 2 बार, और अब भी कुछ लोग यहाँ पे पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करते हैं, बड़े सीनियर लोग, मुझे नहीं समझ आता उन्हें मिलता क्या है। क्या ये डोमेन है इस असेंबली का? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एग्जिस्ट नहीं करती है हिंदुस्तान में? हम उनसे ज्यादा तेज हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा कोई अथॉरिटी बैठी हुई है? हर वक्त सुबह उठे पाकिस्तान से बातचीत करो, भाई उनको पता है कब पाकिस्तान से बातचीत करनी है, और वक्त आने पे बार बार की भी है। खुद पिछली बार पिछले सेशन में ऑनरेबल सीएम साहब ने वहां पे माना था, क्योंकि ये भी तब पार्टनर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के, और खुशकिस्मती ये थी कि एक्सटर्नल अफेयर्स में शायद एमओएस ये भी थे। कम कोशिशें हुई क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद गए, लेकिन मुझे उस दिन जवाब नहीं दे पाया। मैं आज ऑनरेबल सीएम साहब को विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहता हूं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहे थे तब की बीजेपी और अब की बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी विचार से चलती है, ये व्यक्ति से नहीं चलती है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का लक्ष्य था वही नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पिता की भूमिका में थे और ये पुत्र की भूमिका में है। इसलिए ऑनरेबल सीएम साहब, हमें उस वक्त भी वही निशाना था जो नरेंद्र मोदी जी का था, और आज से 3 पीढ़ियों बाद भी वही निशाना होगा। हमने इस देश को, हमने इस राष्ट्र को सर्वप्रथम माना है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी माना और मोदी जी ने माना। लेकिन शायद सीएम साहब इसलिए जस्टिफाई कर रहे थे, कश्मीर में होड़ लगी हुई है, पीडीपी का कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होकर ये एनसी वाला बीजेपी के साथ मिला है, एनसी वाला बाजू फोल्ड करके ये पीडीपी वाला बीजेपी से मिला है, सजाद साहब बीजेपी से मिला। आज पूरे कश्मीर की पॉलिटिक्स बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये लाजमी है, सीएम साहब को तो धोना था नहीं, तब की बीजेपी जब मैं था वो अलग थी, आज की बीजेपी अलग है। नहीं, बीजेपी वही है। बीजेपी एक विचार से चलती है, विचार से बनी हुई एक पार्टी है। चलिए आजमा लीजिए। आपका केजरीवाल तो झाड़ू लेके चला गया, आप भी नहीं दिखोगे। केजरीवाल तो चला गया। मैं कहना चाहता हूं, मैं 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। आप सर यहाँ पे पीएसए की बात आई, हमारी बहन ऑनरेबल मेंबर शमीमा जी पीएसए लगा रहे। कौन लगा रहे हैं? किसने लगाया? 1978 में किसने पीएसए लाया था? आप जरा सईद अली शाह गिलानी जो इस हाउस के मेंबर रहे हैं उसकी बुक पढ़ें, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। उसकी ऑटोबायोग्राफी जो गुल्लर किनारे उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा कि नहीं, शेख साहब ने उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, उन्होंने उस बुक में, अरे बैठिए आप, उन्होंने निकाल ये बात कही है कि जेल जाने से पहले या जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने यहाँ के लोगों को पूरा भड़काया, तैयार किया, तैयार करने के बाद पूरा इंटरनेशनल एक माहौल बनाया। लेकिन जो ही बाद में कंप्रोमाइज हुआ, जो ही बाद में एग्रीमेंट हुआ, तो शेख साहब ने उन्हीं पे पीएसए लगाया। सईद अली शाह गिलानी पे पीएसए लगाया, बीजेपी ने लगाया, मोदी जी ने लगाया, नरेंद्र मोदी ने लगाया। नहीं, अगर आज हम पीएसए लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं कि कोई सिविलियन किलिंग ना हो। आप अपना रिकॉर्ड निकालें, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना, जब वो दौरे हुकूमत में रहे, रिकॉर्ड निकालें, हम भी खड़े होते हैं पब्लिक के सामने। आपने कितनी सिविलियन किलिंग कराई और आज हमारे दौर में कितनी सिविलियन किलिंग हुई, और जो 1-2 हुई उसके लिए हमारे नेतृत्व ने माफी मांगी। किसी कीमत पे भी सिविलियन नहीं किलिंग होने नहीं देंगे। कश्मीर के एक शरीफ आम इंसान को
हम कोई हताहत नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। नरेंद्र मोदी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। नो टाइम। मैं एक बात इस पूरे हाउस को कहना चाहता हूं। साथियों, जितने भी यहाँ पे पीएसए की बात करने वाले हो, आप केवल उन 200-400 लोग जो पीएसए में हैं उनकी बात करते हैं। हम तो 70 लाख पॉपुलेशन की बात करते हैं। जो वो 400-500 लोग प्रॉब्लम करते हैं, उन 70 लाख लोगों को आम सामान्य जीवन जीने के लिए रोज पत्थरबाजी से, गोली से, हड़ताल से, कैलेंडर से, अलगाववाद से, अगर आप उन 300-400 लोगों को ठिकाने नहीं लगाओगे तो 70 लाख कश्मीर के लोगों को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार थी। महबूबा मुफ्ती साहिबा, अरे बैठ जाओ नीचे, अपने भाई को देखो। मैं बताना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार थी। जब 2016 की किलिंग शुरू हुई, हम उनकी सरकार के पास थे। हमने जाके उन्हें बताया कि अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर को बचाना है तो आपको इस वक्त फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। आपने इस वक्त 100 से 150 लोगों को जेल डालना होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं डाल सकती, मुझे हुर्रियत नाराज हो जाएगी, मुझे जमात इस्लामी नाराज हो जाएगी। और नतीजा ये रहा, 125 किलिंग्स हुई। 125 किलिंग्स के लिए 125 किलिंग्स महबूबा मुफ्ती साहिबा को मंजूर थी, लेकिन 150 लोगों पर पीएसए साहब की सरकार चली 2010 में। अगर इन्होंने भी वैसे मिसक्रेंट्स को, ऐसे अनासीर को अगर जेल में डाला होता तो कम से कम 110 लोगों की किलिंग नहीं हुई होती। थैंक यू। आप तशरीफ रखिए शर्मा जी, आप तशरीफ रखिए। आप तशरीफ हो गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने महाराजा के विरुद्ध डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका हमें पूरा अफसोस है। और हम इस हाउस में ऐसे शब्द की निंदा करते हैं जिस महाराजा के लिए, मुझे पता है आपको इन्होंने भेजा है। आप खत प्रयोग करें। बस कंक्लूड करें आप शर्मा जी। इट इज टू मच नाउ मिस्टर शर्मा। सुनील जी आप तशरीफ। यहाँ पे कहा गया, एक लास्ट सवाल, मीर सैफुल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, कुर्बानियां सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने दी। मीर सैफुल्लाह साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, 1953 से लेके जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तिरंगे को नहीं लगाने दिया, तब प्रजा परिषद के लोग तिरंगा लेके निकले और आपकी फौज ने उन पे गोलियां चलाई, 18 लोगों को शहीद किया। और आज आप कहते हैं कि हमारे वर्कर नहीं। हम तो यहाँ पे शगुन परिहार जी, जो हमारी विधायिका है, इनके घर में देखे, इनके पिताजी, इनके चाचा जी का कत्ल हुआ, शहीद किया गया। मैं गिनाऊंगा, यहाँ पे सतीश भंडारी को शहीद किया गया, संतोष ठाकुर को शहीद किया गया, रुचर कुमार को शहीद किया गया, अनेकों ऐसे गिना सकता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर की पहली शहादत टीकालाल टप्पू की है, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार लेके कश्मीर में था, इसलिए मारा गया, इसलिए उसको शहीद किया गया, इस पे गोलियां उन पे चलाई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का विचार लेके वहां पे खड़े थे। बस आप प्लीज कंक्लूड नाउ, प्लीज कंक्लूड। इट इज टू मच नाउ। यूज किया महाराजा के प्रति, आपको अपॉलॉजी लेनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि पूरा डोगरा समाज, पूरा जम्मू का समाज इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। अब चले स्पीकर साहब, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। वैसे भी आपको हमारी पार्टी से देर है, इसमें आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यहां इस तरफ देखेंगे नहीं। मुझसे वैसे ही कोई पर्सनल आपको दुश्मनी है, जो आपको टाइम की मुझे किल्लत दिख रही है। अब लास्ट पे मैं एक शेर कहूंगा, हमारे शहर में कुछ लोग अब भी बाकी हैं, हमारे शहर में अब भी कुछ लोग बाकी है, नवाबी लुट गई लेकिन नफासत कम नहीं हुई। बहुत थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर्स,
मेरे पास जो बोलने वालों की फहरिस्त है, हर पार्टी से जो मेरे पास आई थी फहरिस्त, वो बोली लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जाहिर है कि हर एक ऑनरेबल मेंबर को इस मौके पर बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। मैंने इस बात का ख्याल जरूर रखा है कि हर पार्टी को जो टाइम हमने दिया था, अलॉट किया था, उसका एहतराम किया जाए। मैंने कोशिश की है, हर मुमकिन कोशिश की है। तब भी मैं वो ऑनरेबल मेंबरान जो रह गए हैं बोलने से, मैं उनसे माफी का खासगार हूं। इंशाल्लाह ये आने वाला बजट सेशन जो है, आपको बहुत से मौके मिलेंगे बोलने के। जो आज रह गए हैं, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनको अवलीन फुर्सत में हम जगह दे देंगे। आप जनाबी चीफ, आप जनाब कांग्रेस, आपका भी आप ही बोलना चाहते थे, मुझे कोई इस पर कोई शक नहीं है। आप लीडर हैं बेशक, आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि कांग्रेस ने भी जो टाइम हमने अलॉट किया था उसने लगभग दुगना किया है, डबल टाइम ले लिया है, और एट दियर कॉस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बोलना दे दूंगा। आपको जनरल डिस्कशन भी आएगी बजट पर, आप बोल सकते हैं बजट पर, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बजट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप चीफ मिनिस्टर साहब इंतजार करें। अब सुन लीजिए मेरी बात, चीफ मिनिस्टर साहब को 2 बार इनका टाइम हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब मैं जनाबी चीफ मिनिस्टर साहब से ही गुजारिश करूंगा, वो जवाब दे देंगे बात का। कुछ नहीं प्लीज आई बैग मेहरबानी करिए, इस वक्त नहीं, इस वक्त। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल एलजी साहब का जो 3 तारीख को हाउस के सामने उन्होंने खुतबा पेश किया, उसके लिए उनका शुक्रिया करने के लिए खड़ा हूं। कोशिश की गई कि एड्रेस के ज़रिए, इस खुतबा के ज़रिए गवर्नमेंट के जो इंटेंशंस हैं, गवर्नमेंट के जो इरादे हैं, जो अभी तक हुआ, जो होना बाकी है, उसके बारे में हम जिक्र करें। अब कई मेरे साथी एक नुक्ते पे गए और कहा ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, पिछली एड्रेस में ये था, इस बार इसका जिक्र नहीं हुआ। स्पीकर साहब, गवर्नमेंट एक एड्रेस से दूसरी एड्रेस तक नहीं चलता। गवर्नमेंट 5 साल इन कंटिन्यूएशन चलता है। 4 महीने पहले इसी हाउस के सामने एलजी साहब ने पहला अपना खुतबा पेश किया। ज्यादातर बातें उसमें हुई। अब ये जरूरी नहीं है कि जो बातें 4 महीने पहले की गई उन्हें दोबारा भी दोहराया जाए। पहला खुतबा देखिए, ये देखिए, ये इन कंटिन्यूएशन होता है, ये इन एडिशन होता है। ये खुतबा 4 महीने वाले पहले को रिप्लेस नहीं करता, उसको ऐड कर देता है। तो मेरे वो साथी जो ये तासुर शायद पैदा कराने की कोशिश कर रहे हैं, जनाब हम कुछ चीजों पे अचानक खामोश हो गए, हमने कुछ चीजों का जिक्र नहीं किया, शायद 4 महीने पहले किया था लेकिन अब नहीं किया क्योंकि अब किसी ने कहा ये कोई प्रेम पत्र है। अब अगर हमने प्रेम पत्र लिखना होता हम पहले खुतबे में लिखते। मकसद ये था कि शुरुआत वहां से हुई, इसमें हमने और इजाफा किया। जब अगले साल, मैं उम्मीद करता हूं कि उस वक्त गवर्नर होंगे, जब उस वक्त गवर्नर साहब का खुतबा होगा और इजाफा होगा, और अगले 5 साल तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसलिए मेरे जो सीनियर साथी श्यामलाल शर्मा जी पेजेस गिन रहे थे कि आप उसमें इतने पैरा थे तो इसमें इतने पैरा हैं,
उसमें इतने पेज तो इतने पेज। कागज बचाने का मेरा इरादा नहीं था। अगर कागज बचाने का ही होता तो हम फटाफट वो ई गवर्नेंस के जरिए आप तक पहुंचा देते। थोड़ी सी आपको हम राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, इस बात का एहसास रखते हुए कि अगर एलजी साहब का खुतबा हम 1-1.5 घंटा रखते आपको सुनना पड़ता। अब कल ठीक इसी जगह लगभग 11, सवा 11 बजे आपको फिर मेरा ही भाषण सुनना होगा, कोई 2, सवा 2 घंटे, वो भी अंग्रेजी में। तो हमने सोचा ना, जब गवर्नर साहब ने 4 महीने पहले इतना लंबा सारा खाका आपके सामने खींचा, तो इस बार इसको थोड़ा कंसाइज करके बाकी बातें हम बाद के लिए रखेंगे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपना एजेंडा निकाल रहे हैं या किसी चीज पे हम खामोश रहना चाहते हैं। अब कई सारे साथी इस तरफ से भी, ऑपोजिशन के बेंचेस की तरफ से भी डेवलपमेंट के हिसाब से बातें आई, कुछ सवाल आए, कुछ चीज़ों का जिक्र हुआ। अब मैं दोबारा ये बात दोहराऊंगा कि इस बात का एहसास रखते हुए कि कल उन्हीं चीज़ों पे बजट के दौरान मुझे बात करनी होगी, उसके ठीक बाद ग्रांट्स पे सिलसिला शुरू होगा, उस पे भी बहस होगी। मैं हाउस का वक्त नहीं लेना चाहूँगा और एक एक डेवलपमेंट की चीज़ को जो है यहाँ पे बात करें। कल बजट के सिलसिले में शुरू हो ही जाएगा और आने वाले कुछ दिनों पे हर इशू जो यहाँ ऑनरेबल मेंबर ने टच किया, हर महकमे को लेके, उन पे हम जो है अपना जवाब दे देंगे। हमारे मैनिफेस्टो का यहाँ बहुत जिक्र हुआ, बहुत सी बातें आई मैनिफेस्टो को लेके। हमने सोच समझ के वो डॉक्यूमेंट तैयार किया। जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वो हमारा वादा है। हमने जब ये मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, हमने उन्हें ये कहा कि हम आपसे 5 साल का मौका मांग रहे हैं। हम इस 5 साल के दौरान ये तमाम चीजें करके अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे। मैं आज इस हाउस में जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो बातें A to Z, जो बातें हमने अपने मैनिफेस्टो में की हैं, हम इन आने वाले 5 साल में उन बातों पे कायम रह के उनको पूरा करेंगे। उनमें जो कैदियों के हवाले से बात हुई, अब मैं इसमें सियासत में उलझना नहीं चाहता हूं, नहीं तो बहुत कुछ कहा जा सकता है इन कैदियों के बारे में, जिन पे 2016 में केस लगे थे और उनसे केस वापस लेने के वादे हुए जो फिर नहीं हुआ। जो टर्मिनेशंस की बात यहाँ पे हुई सरकारी मुलाजमों की, उसका सिलसिला किस दौर में शुरू हुआ वो हम सब जानते हैं, लेकिन सिलसिला रुक जाना चाहिए, उस पर हम वादाबंद हैं और हम अपने वादे पे कायम रहेंगे। अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने ये कहा कि हम पीएसए इस्तेमाल करते हैं तो क्या गुनाह करते हैं। अब अगर पीएसए ही आपका हथियार है तो आपका केस कमजोर है ना। आप मान के चलिए, अगर आप सिर्फ पीएसए के बुनियाद पे इन लोगों को जेल में रख रहे हो सालों साल, इसका मतलब ये है कि आपके पास इनको प्रोसिक्यूट करने की कोई सबूत है नहीं, आपके पास इनके खिलाफ कोई केस है नहीं, आप सिर्फ पीएसए के जरिए जो है इनको बंद रख रहे हैं। अगर वाकई जो आप कहते हो कि ये पत्थरबाज हैं, ये ओजीडब्ल्यू हैं, ये वे हैं, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जरूरत क्यों?
प्रिवेंटिव डिटेंशन की जरूरत वहां पड़ती है जहां आप और कोई केस बना नहीं सकते हो। आपने मेरे खिलाफ पीएसए लगाया क्योंकि मुझे बंद करने के लिए आपके पास और कुछ था नहीं। आपने पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन में मुझे 6 महीने बंद रखा। जब वो अरसा बीत गया और कुछ चाहिए था आपको, आपके पास और कुछ था नहीं, तो पीएसए लगा के मुझे बंद कर दिया। ये जो 400 पीएसए में बंद है, अगर वाकई जो आप कहते हो सही है, क्योंकि आज पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास है नहीं, तो जो आंकड़े आपके पास आ जाते हैं वो मेरे पास नहीं आते। आप ब्रीफिंग लेके आते हो, मेरे पास वो ब्रीफिंग है नहीं। अगर जो आप कहते हो जनाब वो ये हैं वो हैं, मुल्क के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, तो पीएसए के बजाय उन पे केस करिए, प्रोसिक्यूट करिए, जेल की सजा दिलाइए, फिर जाएं जेल में। लेकिन अगर सिर्फ पीएसए के बुनियाद पे आप उनको बंद रखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके कहने में और जमीनी हकीकत में थोड़ा सा फर्क है। तीन 370 के हवाले से बहुत बात हुई। मैं फिर ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर के हवाले से ही बात करूंगा। कहा कि 370 को लेके हम हाउस का टाइम जाया करते हैं, लेकिन जितना हमने 370 पे बात की उससे ज्यादा तो शायद उस तरफ से पे आता ही। हर तकरीर में 370 को हटाने की जस्टिफिकेशन वहां से आई। आप खुद ऐसे काम गिन रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए मैं दीवारों के आसपास देख रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पार्लियामेंट शिफ्ट कर गया, क्योंकि आपकी तकरीर तो ऐसा लग रहा था जैसे आप प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे अपनी तकरीर कर रहे हैं बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एड्रेस पे। यहां के काम गिनने के बजाय आप दिल्ली की हुकूमत, मरकजी हुकूमत के काम गिन रहे थे। आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की, कोई रिंग रोड, कोई ये रोड, कोई वो रोड, कोई ये। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं ना, आप मुझे ये बताइए, इनमें से कौन से ऐसे काम हैं जो बिना 370 हटाए नहीं मुमकिन होते? बताएं, क्योंकि आज तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। आप जो काम गिनते हो, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, रिंग रोड, ये बाकी चीजें, इनमें से ज्यादातर वो काम हैं जो 2019 से पहले शुरू हुए। लेकिन मैं उस झगड़े में पड़ूंगा ही नहीं। मैं आपसे ये पूछता हूं ना, मुझे बताइए वो कौन सा ऐसा डेवलपमेंट रिलेटेड काम हुआ है जो 370 हटने से पहले मुमकिन नहीं था? डेवलपमेंट के लिहाज से कौन सी बेहतरी आई? अब चलिए, आज आप कहेंगे आपको इस पे जवाब देने का मौका नहीं मिला। चलिए, बजट में जब आप तकरीर करेंगे, कम से कम उस वक्त मुझे बताइए ना, आप कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट बताइए मुझे जो बिना 370 हटाए हुए यहां मुमकिन नहीं होता। मैं भी अपनी जगह समझ जाऊं कि ना वाकई शायद कोई बहुत बेहतरी या तरक्की आई है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के हवाले से बात हुई, फिर आप 370 हटा तब पॉलिटिकल रिजर्वेशन मुमकिन हुआ। अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन करके आपने क्या फायदा दिया इस कौम को? आप मेरे जो हमारे गुजर यहां पे कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हुए एमएलएस हैं, उनके तरफ इशारा करके कहा कि ना हमने आपको बहुत बड़ा फायदा दिया जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया आपको। अरे इनकी तादाद गिनिए ना, आज कितने हैं? 6 हैं। आपके रिजर्वेशन देने से पहले कितने थे ना? जो पूछिए इनसे। 9 थे। नहीं ना, आज 9 नहीं है। हाँ ना, आप मैं ना, आपने चुन के गुजर कम्युनिटी को कहा यार, आप थे ना, आपने इनको कहा, आपने अब आप अपनी बात को दूसरे अंदाज में पेश करेंगे, लेकिन मैं हाउस में मौजूद था। आप थे ना, आप बैठिए ना, आप बैठे। आपने उस वक्त
हमारे तरफ उंगली करके ये कहा कि इन लोगों ने आपको, मतलब गुजरों को, एसटी का दर्जा देने के बाद भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। ये कहा आपने। आपने ये नहीं कहा कि हमने 9 सीटें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। आपने गुजर कम्युनिटी को कहा कि आप लोगों को एसटी का दर्जा मिला था, लेकिन इन लोगों ने आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। उसके बुनियाद पे मैं आपसे पूछता हूं ना, आपके पॉलिटिकल रिजर्वेशन देके आपने फायदा क्या दिया? उस वक्त 9 थे, अब 6 हैं। अब आप कहोगे पहाड़ियों की आबादी बढ़ गई, यहां तादाद बढ़ गई, लेकिन इसमें से 2 तो मेरे साथी ऐसे हैं जो ओपन सीटों में जीत के आ गए, तो कोई ऐसा तूफान नहीं। तो मैं फिर इस बात पे आता हूं ना कि 370 हटाने के बाद कौन सा ऐसा करिश्मा हुआ जिसकी बुनियाद पे आप कहोगे जनाब कि जमीन आसमान का फर्क पड़ा, बहुत फायदा हुआ लोगों को। फिर आपने हमारे साथी शक्ति परिहार साहब ने अपनी तकरीर में शुरू में ही कहा कि 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में करप्शन, नेपोटिज्म और एक और अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल किया जो मुझे याद नहीं है, टेररिज्म। चलिए एक सेकंड के लिए टेररिज्म, मैं ये जब टेररिज्म की मैं बात सुनता हूं तो मैं थोड़ा परेशान। एक सिस्टर अमृतसर में ब्याह हुई है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो हमारी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती थी, आज वो मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं उस बात पे, मैं उस बात पे भी आ जाऊंगा, टेररिज्म। अभी तक तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब कह रहे थे कि यहां पे टेररिज्म के लिए पाकिस्तान कसूरवार है, इसलिए हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति परिहार साहब कहते हैं कि टेररिज्म यहां पे 370 की बदौलत है। अब खुदारा मुझे बताइए ना, टेररिज्म 370 की बदौलत है या पाकिस्तान की बदौलत? अगर टेररिज्म 370 की बदौलत है तो फिर पाकिस्तान से बातचीत के लिए आपको एतराज क्यों? और अगर पाकिस्तान कसूरवार है 370 के लिए, टेररिज्म के लिए, तो फिर 370 को इसके लिए दोषी क्यों ठहराते हो? और 370 को हटाने के बाद जो बिलखसूस जम्मू में टेररिज्म बढ़ी, उसके लिए कौन कसूरवार? जिन इलाकों को मैं दावे से कहता हूं हमने अपनी हुकूमत, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जिसमें सलातिया साहब और श्यामलाल शर्मा साहब मेरे साथ मंत्री थे, इतना बड़ा जम्मू का हिस्सा हमने पूरा जी टेररिज्म से मुक्त किया था। पूछिए इनसे, कम से कम इस बात पे तो ये इनकार नहीं कर सकेंगे। कब हुए जम्मू शहर में हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए रियासी में हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए यात्रियों पे हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए रजौरी बाजार में हमले जब हम मंत्री थे? नहीं हुए। मैं गिनना नहीं चाहता हूं, नहीं तो गिनने की, अगर मैं गिनना शुरू कर गया तो फिर कोई एंड नहीं होगा इसका। लेकिन वो मेरा कहने का मतलब ये है ना, अगर अकेले 370 ही जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के लिए जो है कसूरवार है, तो हटाने के बाद बंद हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ ना, तो इसमें भी फेल। फिर नेपोटिज्म की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई पार्टी जो है वो कहते हैं ना हमाम में सब नंगे, ना हम नेपोटिज्म की बात कर सकते ना आप, तो छोड़ दीजिए उसको। अब करप्शन की हम बात करें, 370 करप्शन के लिए जो है जिम्मेदार था, और हटने के बाद अब करप्शन है नहीं। जल जीवन मिशन पे सबसे ज्यादा शोर किसने किया ना? सबसे ज्यादा शोर जल जीवन मिशन पे किसने किया? क्या कहा? जुगाड़ जीवन मिशन? हाँ, जुगाड़ू जीवन मिशन, जल जुगाड़ मिशन, कुछ ऐसा ही कहा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, उस तरफ से आए। हम एज मिनिस्टर, अब
शायद कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपस में बैठ के ये बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आवर में पहले 2 सवाल जो हैं वो जल जीवन मिशन के हों, हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि 40-45 मिनट तो इसी बेचारे जावेद राणा साहब के ही निकल जाते हैं, क्योंकि आप में से कोई ऐसा नहीं है जो जल जीवन मिशन को लेके परेशान नहीं या शिकायत नहीं करता। एक चलिए माइनिंग पे करप्शन पे इल्जाम आपने लगाए, हमने नहीं। हमने तो इसका कभी जिक्र ही नहीं किया। इस सेशन से पहले जल जीवन मिशन के बारे में शिकायतों का आपने हमसे तो सुना नहीं होगा। जमीनों के मामलों में करप्शन की बात, मिस गवर्नेंस की बात, कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज, वो हमारी बदौलत नहीं, वो सब पोस्ट 370 आया, जिसकी बात श्यामलाल शर्मा साहब ने क्वेश्चन आवर के दौरान इतने जोरों शोर से किया। वो सारा कानून तो 370 हटने के बाद आया। तो फिर मैं पूछता ना, क्या बेहतरी आई? करप्शन भी नहीं रुका, मिस गवर्नेंस भी नहीं रुका। अब ठीक है, आप कहते हो कभी नहीं आएगा, हम कहते हैं हम वापस लाएंगे, तो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है ना, हम अपनी उम्मीद की दुनिया में रहेंगे, आप अपनी दुनिया में रहो, देखते हैं कौन सही निकलता है। लेकिन ये मुझे मत कहिए ना कि अब सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग गया है। मैं वकालत नहीं जानता हूं, शायद मुझे नहीं मालूम अगर आपने वकालत की होगी या नहीं, लेकिन आपके आसपास काफी मतलब अच्छे हट्टे कट्टे वकील बैठे हैं ना। ये भी जानते हैं ना आप कि अदालत का फैसला दूसरी अदालत में टाला जा सकता है या बदलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जज का बेंच जो है 5 जज का बेंच बदला सकता है, 5 जज का बेंच 7 जज का बेंच बदला सकता है। जब तक पूरा बेंच नहीं बैठता तब तक फैसले बदलाए जा सकते हैं। अब क्या इस तरह के हालात मुल्क में पैदा होंगे या नहीं होंगे, आप कैसे कह सकते हो ना? ठीक है ना, आपके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि आप कह सकते हो कि इस तरह के हालात कभी मुल्क में बनेंगे नहीं? मैं तो ये दावा कर नहीं सकता हूं। ये दावा लोग करते जब बीजेपी के 2 MP थे राजीव गांधी साहब के वक्त में, उस वक्त कभी सोचा जा सकता था कि मुल्क में इस तरह के हालात होंगे, लेकिन बन गए। क्या पता ना अब आगे क्या होगा। हम फिलहाल इस पे बात करते रहेंगे, वो हमारा हक है। ये हक आप आपसे छीन नहीं सकते, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो इस मुल्क के आईन के तहत कर रहे हैं। अब मैं इस बात में पढ़ूंगा ही नहीं कि टेम्पररी स्टेटस था या नहीं था। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने महाराजा साहब के हवाले से कहा कि हम बार बार उनका इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं। हमारे तरफ से तो कभी नहीं हुआ। एक जगह बताइए ना आप जहां पे महाराजा साहब की लेगेसी को हमने कहीं जख्म पहुंचाया हो, कहीं नाम बदलाया हो, बताएं ना कहीं पर भी। मेरे हुकूमत में, कांग्रेस की हुकूमत में, मेरे वालिद साहब की हुकूमत में, जब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी तब, बताएं ना कहीं पे हमने नाम बदले? प्रताप सिंह पार्क आज भी प्रताप सिंह पार्क, एसएमजीएस अस्पताल आज भी एसएमजीएस अस्पताल, एसएमएचएस अस्पताल आज भी एसएमएचएस अस्पताल। कहीं सड़कों का नाम नहीं, कहीं पे भी नहीं। लेकिन मुझे बताइए ना, महाराजा साहब के जो अगर हम विरासत देखें तो 2 सबसे बड़ी चीजें क्या थी? एक जम्मू कश्मीर रियासत, वही देगा ना हमें विरासत में। ये रियासत बना के उस रियासत का आपने क्या हाल किया ना? बताएं ना, ये कहने की बात है।
ये छोड़िए ना, छोड़िए। और वो दिल्ली ने किया ना, वो आपने नहीं किया, वो मरकज की हुकूमत ने किया ना। वो क्या हुआ? विरासत मैं विरासत की बात कर रहा हूं ना। महाराजा बहादुर ने विरासत में जम्मू कश्मीर का एक नक्शा आपको दिया। चलिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइए ना, किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। अच्छा, यहां पे तकरीरों में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया। आपने हाजी पीर छोड़ा, आपने ये छोड़ा, आपने वो छोड़ा। खुद बताइए ना, आप जब करगिल का वार हुआ क्या वापस लाया? वो मौका था ना, लाते। मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास। पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त लाते। नहीं लाए, चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हो पाया। आज अगर ला सकते हो लाइए ना। हम में से कौन सा ऐसा है जो कहे ना लाए? ला सकते हो तो लाइए। लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? उसका जिक्र क्यों नहीं होता? जब आप लाएंगे ना, मेहरबानी करके जब ये थोड़ा सा हम पे एहसान करिए, जब उस तरफ का लाएंगे तो जो चीन के पास है ना वो भी लाइएगा। लेकिन चलिए, वो दो हिस्से जो चले गए वो छोड़ दीजिए। जो महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर का नक्शा बनाया था उसके भी आपने दो हिस्से किए, लद्दाख को अलग किया। अब आप कहते हो लद्दाख के लोग ये चाहते थे। कभी पूछा आपने उनसे? कभी मालूम करने की कोशिश की? पहले दिन से करगिल के लोग इस फैसले के साथ नहीं थे, ठीक। आज अक्सर बेशतर लद्दाख की आबादी जो है, बोध आबादी, वो भी इस फैसले के साथ नहीं है। आज जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 को मिठाइयां बांटी थी, आज वो भी कहते हैं कि शायद इससे बेहतर तो हमारी हालत जम्मू कश्मीर के साथ ही बेहतर थी। तो पैदल आए लेह से दिल्ली अपने हकूक हासिल करने के लिए, तो वो विरासत का जो हमें मिला था वो भी नहीं रहा। और विरासत में महाराजा साहब क्या छोड़ गए हमारे लिए? स्टेट सब्जेक्ट लॉज, कि हमारी जमीन हमारी, हमारी नौकरियां हमारी। कहां है वो लॉज ना? कहां है वो कानून? आज आपकी जमीन पे आपका क्या हक है ना? कोई भी आके ले लेगा। आज आपकी नौकरियों पे क्या हक है आपका? इससे अच्छा तो हिमाचल का हाल है। हिमाचल पे फैक्ट्री लगती है तो वहां कानूनन 70% जो है मुलाजिम हिमाचल के होने हैं। वहां अगर होटल लगता है तो 70% मुलाजिम हिमाचल के होते हैं। आप बताइए ना, कौन सा ऐसा कानून यहां पे है? तो जब महाराजा साहब का नक्शा आपने नहीं रखा, जब महाराजा साहब का स्टेट सब्जेक्ट का कानून आपने नहीं रखा, तो हमने अपमान किया या आपने किया? लेकिन चलिए, कर लिया। फिर 13 जुलाई पे आप नाराज हुए, आपने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो स्पीकर साहब ने मजबूरन उनको एक्सपंज करना पड़ा। लेकिन आपकी और हमारी सियासी सोच बिल्कुल अलग है। आपकी आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी, उनमें कोई मेल नहीं है। लेकिन कम से कम जब हम अल्फाज इस्तेमाल करें तो सोच समझ के करें। उन 22 लोगों ने जो 13 जुलाई 31 को कुर्बानी दी, वो किस लिए दी? एक आवाज हासिल करने के लिए, कुछ हकूक हासिल करने के लिए। और अगर उनका वो करना गलत होता, महाराजा साहब ने उनकी कुर्बानी के बाद जो कदम उठाए, क्यों उठाए? जो ग्लैंसी कमेटी बिठाई गई, जो जस्टिस दलाल
कमीशन बिठाया गया। क्यों बिठाए गए? जो उस कमीशन के बाद इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, जो इलेक्शन करके प्रजा सभा बनी, वो प्रजा सभा आखिर में जम्मू कश्मीर की असेंबली बनी। अरे नाब, जिन कुर्बानियों के बुनियाद पे ये असेंबली कायम हुई, उनके बारे में भी हम इज्जत से दो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी सिर्फ इतनी खता है कि वो मुसलमान थे, इतनी खता, ये मानिए आप। क्योंकि बाकी मुल्क में जहां शख्सी राज के खिलाफ आवाज उठी, वहां पे किसी ने उनको गद्दार नहीं कहा, लेकिन यहां पे क्योंकि वो मुसलमान थे और जमहूरियत के लिए लड़ रहे थे, हमारे मुंह से उनके बारे में इस तरह के अल्फाज कितनी आसानी से निकलते हैं। अब मैं बाकी इतिहास हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने तारिगामी साहब की तकरीर के बाद उनको एक पर्ची भेजी। मैंने कहा ना, आपने तो मेरी आधी तकरीर मुझसे ले ली, जो आपने पूरा हिस्ट्री का हमें यहाँ पे सुना दिया, तो मैं उसी को अपनी तकरीर समझ के तारिगामी साहब की बात जो है उसको ओन करता हूँ। लेकिन आप ये मानिए, आप चाहे आप 13 जुलाई की छुट्टी रखें ना रखें, चाहे आप 5 दिसंबर की छुट्टी रखें ना रखें, उन लोगों की कुर्बानियों को यहाँ के लोगों के दिलों से कोई निकाल नहीं सकेगा। आपको क्या लगता है ना, 5 दिसंबर की छुट्टी हटा के शेर कश्मीर का जो उनकी कद है वो कम होगी? अरे ना, अगर आपने हमसे पूछा होता, मैं अपनी मर्जी से वो छुट्टी छोड़ देता। मेरे साथी, पता नहीं उनको याद है या नहीं है, जब मैं वजीर आला था पिछली बार, मैंने अपने साथियों से उस वक्त कहा कि हाँ, मैं 5 दिसंबर की छुट्टी छोड़ना चाहता हूँ। सलाथिया साहब गवाह हैं। मैंने कहा इस जम्मू कश्मीर में छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं, मैं छुट्टियां कम करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं बाकी छुट्टियों को काटना शुरू करूंगा, ये लोग मुझे कहेंगे कि देखो, अपने दादा की छुट्टी तो रखी, बाकियों को काट गए। तो मैं पहले शेर कश्मीर की छुट्टी जो है 5 दिसंबर वाली निकालूंगा, फिर हम और छुट्टियां जो है कम कर लेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है शेर कश्मीर की शख्सियत जो है वो 5 दिसंबर की छुट्टी से नहीं है। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया वो कोई मिटा नहीं सकता। स्टेटहुड का रेजोल्यूशन, हमारे एक साथी ने पूछा, नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं कि वो असेंबली में क्यों नहीं आया, कैबिनेट में क्यों? असेंबली में सिर्फ इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि हमें तो ये शक था कि यहां पे कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो स्टेटहुड के हक में नहीं है। लेकिन अगर सजाद साहब को शक है कि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेटहुड के हक में नहीं है, लाएं रेजोल्यूशन में। आज कहता हूं ना, हमारे तरफ से सारे मेंबर उसके हक में वोट डालेंगे। वैसे भी शायद कल या परसों इन्होंने वैसे भी हाथ ऊपर करवा के 2 रेजोल्यूशन तो यहां पास कराई थी, ये वाला भी पास करा देते, हम अभी वहां हाथ ऊपर कर लेते। नहीं ना, ये वाला अब इनसे बात करके करवा लीजिए, लाइए ना, इनसे मशवरा कर लीजिए, आपके वहां बैठे हुए हैं, लाए ना, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जब तक हमें स्टेटहुड वापस नहीं मिलता, तब तक गवर्नेंस पे क्लैरिटी के लिए जो बिजनेस रूल्स जो हैं उन्हें फ्रेम करने की जरूरत थी। अब बेशक थोड़ा वक्त लगा, लेकिन कल रात को कोई 8 बजे के आसपास हमने कैबिनेट की मीटिंग की। हमारे बिजनेस रूल्स जो हैं वो फ्रेम हो गए हैं, कैबिनेट ने उनको मंजूरी दी है। उस मंजूरी को अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि उस पर जो है मंजूरी दिलवाई जाएगी, ताकि कम से कम जब तक ये सिस्टम जो है हमारा है
मैं तो मान के चल रहा हूं कि टेम्पररी है, लेकिन जब तक है ठीक तरह से चलना चाहिए, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। वो कंफ्यूजन कम हो, उसके लिए ये जो बिजनेस रूल्स हैं ये चलें आगे तो अच्छा है। क्योंकि इसी में हमारी डिग्निटी और जो रिस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिसके हवाले से श्यामलाल शर्मा जी ने सुबह भी बात की, अपनी तकरीर में भी कहा, आधा तो हमारी डिग्निटी तो इस स्टेटहुड के जाने से ही चली गई ना। इससे पहले जब एमएलए थे, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में आपका क्या नंबर था ना? आज क्या नंबर है? हाँ, आज क्या है? आज पता नहीं हम कहीं खाते में है भी या नहीं। मेरा नंबर एज चीफ मिनिस्टर, जब मैं इससे पहले यहां खड़ा था, मैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर था। अपनी रियासत में तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊपर। आज तो पता नहीं मैं एमओएस के नीचे कहीं घूम रहा हूं। तो डिग्निटी एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ये सारा, ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। तभी तो हम लड़ रहे हैं ना। अब ये स्टेटहुड की लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के फायदे के लिए लड़ाई है। क्योंकि जो चीजें हम करना चाहते हैं उनमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अमली जामा हम तब पहना पाएंगे, जिन चीजों को वापस लेने की जरूरत है, जिन चीजों को बदलने की जरूरत है। लेकिन हमारी लड़ाई एक सच की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, कानून की लड़ाई है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक राहत की सांस लेने की लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। बीच बीच में कुछ लोग हमें डराने की, धमकाने की, खामोश कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खामोश रहने वाले लोग नहीं हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के बका के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर के भाईचारे के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। स्पीकर साहब, मुझे कल इससे ज्यादा लंबी तकरीर करनी है। पानी का एक कतरा शाम के 6:35 से पहले पीने की इजाजत भी नहीं है। तो कल की तैयारी करने के लिए मैं आज अपनी तकरीर यहीं पे समाप्त करूंगा। एलजी साहब को उनके खुतबे के लिए मैं अपने तरफ से शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हाउस के तरफ से एलजी साहब का शुक्रिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया की तारीख पर वोट लेने से पहले हाउस को मालूम है कि इस सिलसिले में जनाब सज्जाद गनी लोन की जानिब से तरामीम पेश हुई हैं, जिन पर ऐवान में बहस तो हो चुकी है, जो एडमिट हुई थी। अब मैं सज्जाद साहब से गुजारिश करता हूँ, ट्रेजरी बेंच को भी इकट्ठे होना है, अपोजिशन को भी इकट्ठे होना है, और हमें उस मकसद को पाना है जो चीज हमने खोई है। जम्मू और कश्मीर को ताज माना जाता था कि यह हिंदुस्तान का ताज है, लेकिन इस ताज के टुकड़े किए गए। एक लद्दाख बनाया गया और एक जम्मू और कश्मीर के हवाले किया गया। क्यों किया गया? हम 370 की बात करते हैं, वहां से शोर उठता है। इतना क्या था? यह स्टेटस हमें हिंदुस्तान के आईन ने दिया था, यह स्टेटस वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिया था, उस पार्लियामेंट ने दिया था, वो हमसे छीना गया। हम 370 की तो बात करते हैं, 371A-B-C जो नॉर्थ ईस्ट को दिया गया है, उनका छीनने की बात क्यों नहीं करते?
उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? उधर से तो हम जम्मू और कश्मीर को ताज समझते हैं, उधर से हमने इस ताज के 2 टुकड़े कर दिए। आज लद्दाख वाले भी रो रहे हैं, वो भी समझते हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल इतनी पावरफुल बॉडी थी, उसको इतना पावरफुल बनाया था जम्मू और कश्मीर की इस रियासत ने, और लेकिन आज देखिए आज लद्दाख कहां पे है। लद्दाख की हिल डेवलपमेंट काउंसिल आज म्युनिसिपैलिटी से भी बदतर है। आज वहां रेजोल्यूशनें पास होती हैं, करगिल वाले जम्मू और कश्मीर के साथ वापस आना चाहते हैं। आज इस हाउस से मैं एक इल्तिजा करना चाहता हूं अपने सब मेंबर से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एंड पार्टी एफिलिएशन, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और उस जम्मू और कश्मीर रियासत को वापस स्टेटहुड दिलवाना चाहिए, जो स्टेटहुड हमसे छीना गया है। आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी रियासत जो है वो यूटी बनी है। पहली मर्तबा हिंदुस्तान के हिस्ट्री में यह हुआ कि हमारी स्टेट को 2 यूटीज में तब्दील किया गया, और उसके बाद बातें हुई कि तरक्की लाई जाएगी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, कौन सी तरक्की लाई गई? पिछले 7 साल से हमारे रिसोर्सेज, हमारे मिनरल्स, हमारे यहां से चीजें बाहर दे देगी। क्या यह हमें हक नहीं था? हमारी एम्प्लॉयमेंट, आज हमारा जो नौजवान है सबसे ज्यादा जो अगर एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो वो जम्मू और कश्मीर में है। अनएम्प्लॉयमेंट का ये बुरा हाल है। हमारे पीएचडी स्कॉलर्स, हमारे एमएससी, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो डी एडिक्शन हम की बात कर रहे थे कल। क्या डी एडिक्शन करेंगे? वो एडिक्ट हो चुके हैं क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हैं। इस रियासत को एक चीज मिली थी, वो ये थी कि हमारी लैंड, हमारी नौकरियां सिर्फ हमारे नौजवानों को मिलेंगी, वो भी हमसे छीन ली गई। हमारे डेवलपमेंट की बात हुई, स्मार्ट सिटी की बात हुई, किन लोगों ने काम किए? मैं अपने जम्मू वालों से बात करता हूं। हमारे यहां पे रेत के जो जखीरे थे, बाजरी, आज वो भी पंजाब वाले ले रहे हैं। हमें खड़ा होना है, हम सबको खड़ा होना है। अगर हमें एक नए जम्मू और कश्मीर को, इस मुस्तकबिल को, इस स्टेट को बचाना है तो हम सबको इकट्ठे होना है और हमें इस रियासत को रियासत का दर्जा वापस दिलाना है। वो स्टेटस जो हमसे छीना गया है, हम हिंदुस्तान के आईन के अंदर की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान के आईन के बाहर की बात नहीं करते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट को 371 ABC है तो हमें क्यों नहीं है? अगर उत्तराखंड को वो पावर्स है, हमें क्यों नहीं है? अगर झारखंड को वो पावर्स है, हमें क्यों नहीं है? इसलिए मैं ये खास तौर पे अपने सहवान के, अपने मेंबर साहिबान से बोलना चाहता हूं, ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए और आने वाली नस्लें हमें कभी माफ ना करें और इस हालत में हम ना पहुंचे कि आने वाली नस्लें हमें ये इसलिए याद करें कि आप उस हाउस में आए थे जिस हाउस में हमें कुछ नहीं मिला। आज हमें इसी हाउस से इकट्ठे होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो डिमांड करनी है जिसकी उन्होंने ऑलरेडी हमें कहा है कि हम आपको देना चाहते हैं। तो मैं अपने विपक्ष के लोगों से भी कहूंगा, एलओपी लीडर से भी ये कहूंगा, आइए इकट्ठे चलें, दिल्ली के पास जाएं, दिल्ली दरबार में जाएं और बात करें कि जो वादा सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो वादा आपने लोग पार्लियामेंट में किया कि हम आपको एक असेंबली का जो है फुल स्टेटहुड वापस करेंगे। आज 4 महीने हुए हैं, वो स्टेटहुड हमें अभी तक वापस नहीं मिला है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके बताए हुए बात पे हम एक प्रोग्राम करने चले गए दिल्ली, फाइनेंस के ऊपर। दुख हुआ जब वहां पे बात चलती थी, जम्मू और कश्मीर का नाम ही नहीं था। मेरे बीजेपी के साथी मेरे साथ थे, हम एक दूसरे से बात करते थे, कैपिटल की बात आती थी, एक्सपेंडिचर की बात आती थी, हमारा कहीं नामो निशान नहीं होता था। यूटी वालों की बात ही नहीं है। हमें बजट प्रेजेंटेशन करनी है तो पहले दिल्ली से बजट आएगा, उस बजट को देखना है कितना पैसा आएगा, उसके बाद हमारा बजट पास होगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, यहां पे मैं जम्मू में पढ़ा हूं, दिल दुखी होता है
यहां ही मेरी आधे से ज्यादा जिंदगी गुजरी है। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो शफकत जम्मू की आवाम ने, जम्मू के लोगों ने 1990 के बाद हम कश्मीरियों को दी, लद्दाखियों को दी, वो जो प्यार हमें मिला, लेकिन आज मैं देखता हूं वही मेरा जब जम्मू आज उजड़ा हुआ है। आज वो बाजार सुनसान है। हम खुश हुए कि हमें सांबा से फ्लाईओवर मिला, लेकिन वो फ्लाईओवर हमारे यहां नौजवानों को, हमारी यहां इकॉनमी को तबाह करके गया हुआ है। ऑनरेबल स्पीकर, वो फ्लाईओवर से लोग आएंगे, माता वैष्णो माता पहुंचेंगे, वहां दर्शन करेंगे, गाड़ी में फिर बैठ के फिर वापस चले जाएंगे। पहले लोग आते थे, वैष्णो देवी माता के दर्शन करते थे, एक दिन जम्मू रुकते थे, दूसरे दिन वो माता के दर्शन करने जाते थे, तीसरे दिन वो वापस आके रघुनाथ मंदिर भी जाते थे, बावे वाले मंदिर भी जाते थे। हमारा जो है पिलग्रिमेज टूरिज्म टोटल खत्म हो चुका है जम्मू का। ऑनरेबल स्पीकर, मैं आपके माध्यम से ये बात याद कहना चाहता हूं कि याद रखेगी हमारी आने वाली नस्लें, अगर हम आज इकट्ठे नहीं हुए। हमें इकट्ठे होना है, हमें उस जम्मू कश्मीर को वापस लाना है, उस जम्मू कश्मीर को वापस बनाना है, और उसको बनाने में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का साथ देना है। हम जानते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इसका किस मुसीबत से गवर्नमेंट चला रहे हैं। ड्यूअल पावर स्ट्रक्चर चल रहा है। कमिश्नर साहिबान भी हमारे परेशान हैं। इधर मुड़ते हैं तो वो नाराज, उधर मुड़ते हैं तो काम नहीं होता। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन ट्रांसफर कहां से करेगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारा एक बॉर्डर इलाका है। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, मेरे उड़ी को भी बॉर्डर टूरिज्म के नक्शे में लाया जाए। मेरे उड़ी में सबसे ज्यादा इको टूरिज्म में जो है मारखोर जो है वो पाया जाता है। जो सबसे ज्यादा जो मारखोर जो है वो उड़ी में ही पाया जाता है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वहां पिलग्रिमेज टूरिज्म भी है, बाबा काजी नाब है, बाबा फरीद है, बाबा रंगी इमाम है। इन तीनों को मिला के बॉर्डर टूरिज्म को फरोग दिया जाए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि एक जमाने में उड़ी में ट्रांस बॉर्डर ट्रेड चली थी और इस्लामाबाद में टीआरसी सेंटर बना था, लेकिन वो टीआरसी सेंटर आज डिफंक्ट है क्योंकि वहां पे ट्रेड बंद है। मैं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं उनसे भी ये कहूंगा और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये बात कहूंगा कि वो फिलहाल जब तक ट्रेड नहीं चलती है उस टीआरसी को टूरिज्म में वापस किया जाए, बॉर्डर टूरिज्म को फरोग किया जाए ताकि वहां लोगों को बेनिफिट मिल सके। दूसरी बात, मेरे उड़ी में 3 पावर हाउसेज है, उड़ी 1, उड़ी 2 और जो हमारा अपना पावर हाउस है स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन चिराग तले अंधेरा। उड़ी में अभी भी पावर पूरी नॉर्थ इंडिया को मिलता है, लेकिन उड़ी वाले जो हैं वो इस पावर से महरूम है। 12% जो उड़ी 2 में हमें मिला था, उसका 1% जो इनकम थी वो उड़ी में एसआरई के तहत लगाई जाना चाहिए था, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी वो 1% जो है वो आज तक मेरे इलाके में नहीं लगाया गया है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, उड़ी में एक जमाने में एग्रीकल्चर को फरोग देने के लिए ऑलिव ऑयल का जो है वो एक किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था और सबसे ज्यादा वहां पे आज भी संतरे, नींबू और ऑलिव ऑयल की जो है पैदावार हो सकती है। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा और एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कहूंगा कि उस चीज को आगे फरोग दिया जाए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमारी सबसे बड़ी चीज यह है कि इस ऐवान को मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसटी दी, पूरे राजौरी पुंछ को एसटी दी गई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन, और बताया गया कि राजौरी पुंछ पूरा जो है वो एसटी के जुमरे में है। वहां का राजपूत, वहां का ब्राह्मण, वहां का कश्मीरी, वहां का पहाड़ी, क्योंकि एथनिसिटी पे दी गई। राजौरी पुंछ को पूरा एसटी दिया गया, करना को पूरा एसटी दिया गया, कैरन को किया गया, लेकिन मेरे उड़ी में चुन चुन के कुछ लोगों को बताया जाता है कि आपको एसटी नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से इस हाउस को बताना चाहता हूं और चीफ मिनिस्टर साहब को कि जिस तरह राजौरी पुंछ को, करना, कैरन को, उसी तरह सब डिवीजन उड़ी को भी होल एज एसटी दिया जाए,
क्योंकि वहां पे जो आखिरी गांव है मेरा, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ पुंछ है, पहाड़ियों का फर्क है। वहां अगर कोई रहता है उसको कहा जाता है कि तुम्हें नहीं मिलेगी। इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे इलाके में हो। आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। शुक्रिया। मेहर अली साहब 2 मिनट चाहते हैं सिर्फ, मैं 3 मिनट देता हूँ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे 2 मिनट दिए। सर यहाँ टनल की बात हुई, रोडों की बात हुई, हर बात हुई, पर सर एक मसला बड़ा अहम है, वो ये मसला है कि सर देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 आदमी 12 फरवरी से लापता हैं, मिसिंग हैं। रियाज अहमद बजाड़, शौकत अहमद बजाड़, मीर अहमद अवान। तो सर मेरी इस हाउस से ये गुजारिश है कि लोग बड़े परेशान हैं, बड़े परेशानी का हाल है लोगों में। सर इनकी बड़ा यही नाजुक मसला सबसे ज़्यादा है कि इनकी किसी न किसी तरीके से इनकी जो मिसिंग रिपोर्ट है उसका कुछ पता किया जाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलो थैंक यू वेरी मच। कुले साहब आपके 4 मिनट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूँ। बड़ी सुनामी थी कश्मीर में, लेकिन तब भी लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, और ये बहुत बड़ी बात है। कश्मीर में इन हालातों में इलेक्शन जीतना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। स्पीकर साहब, आज बहुत लोगों ने बहुत कुछ बातें की है। किसी ने हिस्ट्री दोहराई, किसी ने ज्योग्राफी दोहराई। मेरे ख्याल में ज़्यादा पीछे जाने से हमें बेहतर है कि हम आगे का सोच करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे की तरफ देखें। हमारे कांग्रेस के नेता ने भी परसों अपने स्पीच में कहा कि हमने ही सब कुछ किया, लेकिन अगर हम असली हकीकत की तरफ नज़र डालें, सबसे ज़्यादा नुकसान हमें कांग्रेस ने ही दिया है। अगर हम 63 की बात करेंगे, अगर हम 53 की बात करेंगे, जिस शेख साहब को उन्होंने गले लगाया, जिस शेख साहब ने इतना बड़ा फैसला किया अगेंस्ट ऑल ऑर्ड्स, उनके साथ समझौता करके, उनके साथ अपने दिल में हिंदुस्तान के जोड़ के, उसी शेर कश्मीर को 53 में कहा कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में उसके खिलाफ एक साजिशी मुकदमा बनाया गया, और एक पपेट प्राइम मिनिस्टर बना के उसी टाइम से जब हमारा प्राइम मिनिस्टर था फिर वो चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट हो गया। वो किसने किया सर? हम अगर ये चीज़ें देखेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर हम एक दूसरे को गले ही पड़ेंगे। अब दूसरी उसके बाद जनाब बीजेपी वाले भी आए हैं। खैर उनका तो मंशूर यही था कि हमें 370 को इधर उधर करके, इनका तो मंशूर यही था, तो खैर इनके साथ हमें ज़्यादा गिले तो है नहीं। लेकिन मेरा गिला ये है, हम असेंबली में जब हम आए, हमने जब वोट लिए, हमने किस चीज़ के लिए वोट लिए? मुझे नहीं लगता हमने किसी ने भी कश्मीर में ये कहा कि मैं सड़क, पानी और बिजली के लिए ही वोट लूँगा। नहीं, हमने कश्मीर की अजमत और जम्मू कश्मीर की सालमियत के लिए वोट लिया है। हमें जो वोट लोगों ने दिया, हमने कहा हम इज्जत से जीना चाहते हैं। हम भिखारी नहीं है सर, हम सड़क के लिए भिखारी नहीं है, हम हाईवे के लिए भिखारी नहीं है, हम किसी चीज़ के लिए भिखारी नहीं है। कश्मीर को रहना पड़ता है, कश्मीर रहता है इज्जत से। अगर हमें इज्जत देंगे, इंडिया अगर इज्जत देंगे, हम इज्जत से रहेंगे। अगर इन्होंने हमें बिट्रे किया, हमारे जो कानून ने जो हमें दिया है उसको वो वापस ले गए यूनिटेरियनली, तो हमें भी सोचना पड़ेगा। हम भिखारी नहीं है। ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव की जो असेंबली है, ये बहुत बड़ी, इसका एक बड़ा मैंडेट है, पावर है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि हम इन छोटी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से टाइम ना निकालें। हम देखें सर, हमने जो वादे किए हैं, मेरा एक वादा था जो मैं कह रहा हूँ, आज क्या बात है, कोई मिनिस्टर दिल्ली से कश्मीर आता है और हमारे बच्चों को 200-300 लोगों को जेल भेजा जाता है, क्योंकि उनको क्या सिक्योरिटी का थ्रेट है। हमारे बीजेपी वाले, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, अगर ये कहते हैं सब कुछ ठीक है, तो फिर हमारे बच्चों को पकड़ उनको क्यों है? जब हम वहां जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए, वो कहते हैं ये ऊपर से ऑर्डर आया है।
क्या अड़ रहा है? अगर हमारे बच्चे उन्होंने वोट दिया है, नौजवान ने वोट दिया है, हिंदुस्तान के साथ, हमारे मुल्क के साथ जुड़ गए, तो क्या वजह है हमारे बच्चों को, जब आप यहाँ कोई मंत्री आता है दिल्ली से, कोई दूसरा अफसर आता है दिल्ली से, हमारे लड़कों को जेलों में भेज दिया जाता है? एक ही दिन पहले उनको फोन किया जाता है, आप आ जाओ थाने में। क्या ये कौन सी है? ये कोई डेमोक्रेसी है? ये जम्मू में एक कानून है, दिल्ली में एक कानून है, क्या हमारे नौजवान को यही कानून है? आप कहते हैं हमें ड्रग्स हैं, ड्रग्स करेंगे, वो तो गन तो नहीं उठा सकते हैं, अगर पत्थर मारेंगे तो उनको अनलॉफुल एक्टिविटी लगेगा, तो वो उनको नशे की लत लगी है, वो अंडर डिप्रेशन है। उनके पास क्या, मुझे बताइए स्पीकर साहब, उनके पास क्या ऑप्शन है? PhD, MA, फिलॉसफी, सब कुछ पढ़ा लिखा के उनको किसी दिन, उनको उनके माँ बाप को ये पता होता है किसी दिन हमारा पुलिस रात को टास्क फोर्स आ सकता है और बच्चों को ले सकता है। हम यहाँ हैं, 2 दिन से मेरे फोन आ रहे हैं कि 12th पास के बच्चे, अभी उनका एग्जाम है, रात को टास्क फोर्स आ गई, रातों रात ले गए उन लोगों को। इससे हमारा कश्मीर ना फूलेगा, ना फूलेगा, ना जम्मू कश्मीर। हम झूठ बोल रहे हैं फिर लोगों को। क्या वजह है? FIR क्यों लगता है हमारे बच्चों को रोज रोज जेलों में, क्यों हम जेल देते हैं? इसका कोई है हमारे पास कोई हल है? अगर अब 10 बार भी हम अगर असेंबली में बैठेंगे, 10 असेंबलियां लगाएंगे, लेकिन जो हमारा बच्चा, जो हमारा बेटा, जो हमारी माँ बहन जो वहाँ अनईजी फील कर, उनका बच्चा अनसेफ है, उसके लिए अगर हम आपसे अगर यहाँ बात नहीं करेंगे फिर कहाँ करेंगे? दूसरी बात सर, हमारा जो रोना पड़ा है, हम रो रहे हैं 370 स्टेट में। हमारे वकील साहब यहाँ बैठे हैं बीजेपी के, इसको भी शायद मुझसे ज़्यादा पता होगा। जो कमांड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होती है, वो कमांड होती है। जब उसने ये जजमेंट दी है, उसमें लिखा है, कमांड है कि दे शुड रिस्टोर द स्टेटहुड एज अर्ली एज पॉसिबल। उसका मतलब क्या है? या तो मैं वकील नहीं हूं या मेरा भाई वकील नहीं है। इससे पूछिए कमांड क्या होती है? द वर्ड शैल एंड विल का फर्क क्या है? एक कानून में एक वर्ड शैल होता है जिसका मैंडेटरी होता है, विल का होता है जब जी चाहे करे, लेकिन जो वर्ड हमारा शैल है उसमें तो मैंडेटरी है उसको स्टेट देना। तो हम क्यों रोना, हम क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हम क्यों नहीं पिटीशन करते हैं, जिस तरह केजरीवाल ने किया है था जब वहां भी स्टेट में क्राइसिस थी, ऑफिसरों के दरमा ब्यूरोक्रेटिक, वो क्लियरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हमें ये क्लियरिफिकेशन दे दो, हमारा कौन सा रोल है, इनका कौन सा रोल है। अगर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वर्ड्स है, मैंडेट है, डायरेक्शन है, हम क्यों नहीं वहां जाते हैं? क्लियरिफिकेशन जजमेंट क्यों नहीं हम करते हैं? हमने सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट दिया है, हमने बीजेपी ने स्टेट नहीं दिया, हमने किसी ने नहीं दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट दी है। और स्टेट के लिए हमें जाना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, हमें जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए एज अ स्टेट। इसकी क्लियरिफिकेशन लेंगे कि अगर स्टेट में लिखा है वर्ड शैल है तो कब तक होगा? एज अर्ली एज पॉसिबल का मतलब क्या है? यही इसकी क्लियरिफिकेशन हम सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। बाकी चीजें हैं, दो अभी टाइम आएगा, अभी इतना लंबा सेशन है, आपको और भी टाइम मिलेगा। शुक्रिया, इस वक्त टाइम की कमी है। शुक्रिया। पावल गुप्ता जी। Honorable Speaker, sir, I have risen to debate on the motion of thanks on the LG's address. सर, इसमें काफ़ी चीज़ें लोगों ने बोली, तशद्दुद की। मेरे दोस्त मेरे पास आए थे, इन्होंने मुझे बताया कि आप भी अपनी दास्तान बताइए जो 52-53 में हुई है। मेरे बाप के ऊपर में शूट एट साइट का ऑर्डर था, वो 6 महीने अंडरग्राउंड रहकर वो घूमते रहे और 3 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। 82 kg से 32 kg वेट रिड्यूस हुआ। ये आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, वो आपके साथ काम किए हैं 2 टेन्योर। हम पुरानी बातों को ना दोहराएं, जख्म जितने उधेड़ेंगे उतना इसमें से जो है वो इससे मवाद निकलेगा। इसलिए क्योंकि बड़ा सारा इन्होंने जख्म खरीदने की कोशिश की है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर, मैं चूंकि काफ़ी मैटर जो है इन लोगों ने बोल दिया है, मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि दिस Governor's address, I regret to state that this has not stated anything regarding daily wages of various departments, especially PHE, PDD, and so many other departments. Sir, what about the midday meal cooks? Our chief secretary is here.
I am drawing a salary of 1,60,000, including all allowances. A chief secretary drawing a salary of 3 lakh rupees, और हम 900 रुपए के अंदर में उससे हम काम ले रहे हैं. Is it not human? ये इनह्यूमन नहीं है? क्या हम मिनिमम वेजेस को वायलेट नहीं कर रहे हैं? We have become the biggest violator of the minimum wages in this country. Minimum wages Act came in 1937. Payment of wages came in 1947. That was while the India was under the British rule. आज हम 75 साल की आज़ादी के बाद में भी मिनिमम वेजेस को वायलेट कर रहे हैं. और मैं पूछना चाहता हूं, हम यूटी हैं, यूटी के अंदर में दिल्ली का जो मिनिमम वेजेस का रेट है वो 500 समथिंग है, और हमारे को 300 रुपया दिया जा रहा है वेजेस का. मैं एरिया सी की बात कर रहा हूं. अगर मैं एरिया बी पे और ए पे जाऊंगा वो आपका 700 रुपये तक पहुंचेगा. दैट इज फॉर द अनस्किल्ड लेबर. जो आपके टैग खोलने वाला है, लाइनमैन है, ही कम्स अंडर सेमी स्किल्ड लेबर. क्या आपने उनके लिए कुछ किया? इसके अंदर में देयर इज नो मेंशन. सर, इसमें फॉरेस्ट के डेली वेजर्स हैं, कैंपों में लगे थे. पहले पे मिलती थी 28-29 दिन की, और ये फॉरेस्ट वाले मिनिस्टर बैठे हैं इधर, शायद इनके संज्ञान में मैं लाया भी था एक बार. इनको अब पे कर दी गई है 21 दिन की. मतलब इनको हम 6700 रुपया या 5200 रुपया वो भी कई महीनों का दे रहे हैं. इसलिए इसकी और आप देखिए. NYC वर्कर्स डिजिग्नेशन क्या है? PA to DC. तनख्वाह क्या है? 2500 रुपया. क्या हम इस सदन में बैठकर इक्वल वेजेस एंड इक्वल पे, उसका तो सत्यानाश हमने किया, पर हमने मिनिमम वेजेस को भी कहीं का नहीं छोड़ा. हमको जितने लोग इधर बैठे हैं, वी शुड फील शेम कि हम कितना उनका शोषण कर रहे हैं, कितनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उनकी. सर, इसके अलावा आपकी पूरे डिपार्टमेंट्स में मार्च 2015 को एक ऑर्डर निकला था कि डेली वेजर कोई आदमी नहीं लगा सकता. हर साल हर डिवीजन से 150-100 आदमी रिटायर हो गया. आज डिवीजन खाली पड़े हैं. सर, नौकरी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है. आप जल जीवन मिशन कहां आपका कामयाब होगा? 20 किलोमीटर में एक आदमी पानी खोलने जा सकता है? नहीं जा सकता. सर, देयर इज एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ मैन पावर इन ऑल दीज डिपार्टमेंट्स. इस एक्सट्रीम मैन पावर की जो पॉवर्टी है, हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम? सर, यू कैन एड्रेस दिस. पहले तो आपके पास में लैंड ओनर्स केस आए हैं 2016 से लेकर 18 तक के. उनको आपने क्यों नहीं डिसाइड किया? उनको सर डिसाइड कराइए, ये मैं कहना चाहता हूं. सर, इसमें आपके पास में वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, टीचर की पोस्ट हैं. 1250 पोस्ट मेरे डिस्ट्रिक्ट में खाली है. 1250 टीचर्स की पोस्ट, और हम करते हैं रेशनलाइजेशन. एक टीचर को एक जगह उठा के दूसरी भेजता है, दूसरी जगह से हमारे को फोन आता है. दिस इज अ वे वी आर एक्टिंग. 2016 के बाद में कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं हुई टीचर्स की. यही हाल हर डिपार्टमेंट का है. सर, बाकी मैं ये कहूँगा कि इसमें ये जो JJM के टेंडर हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि हाउस कमेटी क्या कर सकती है. वी आर ऑल नॉन टेक्निकल पीपल, वी कांट डू एनीथिंग. बट whosoever engineers were there at the helm of yours, why did they choose the inferior specifications of pipes? सर, एक GI पाइप जो आप लगा रहे हैं लाइट ग्रेड की, उसकी लाइफ है 10 to 15 ईयर्स. एक मीडियम ग्रेड की लगाते हैं, उसकी है 15 to 25 ईयर्स, और हैवी ग्रेड की है 25 से 40 साल. और अगर आप DI पाइप लगाते हैं डक्टाइल की, उसकी लाइफ है 120 साल. मैं समझ नहीं आया मेरे को आज तक कि ये लाइट ग्रेड की पाइप लगाते हैं, शहरों में पाइप लगा रहे हैं. एक पाइप लगाने के लिए जितना खर्चा आता है, उसको गली को उखाड़ के उसको ठीक करने में, और लोग गंदा पानी पीते हैं. सर ऐसा है, अगर आपने हर एक को टाइम दिया, इफ यू डोंट अलाउ मी टू स्पीक, आई विल नॉट स्पीक. सर, के मुताबिक ही मैं रिंग कर रहा हूं. नहीं सर, ऐसा है सर, ओनली
5 speakers from the BJP have spoken, and then allow me, sir. If you don't allow me to speak, नहीं, sir, I will not, sir. आप मेरी बात सुनो ना, गुजारिश सुनो पहले। सर, मैं कहता हूँ जो मैं देख रहा हूँ, मैं गिन नहीं रहा हूँ कितना नहीं बोला, मैं टाइम देख रहा हूँ कि इस पार्टी ने कितना लिया। आप सुन लो ना मेरी बात, कोई बात नहीं, आप 1 मिनट में कंक्लूड करें, मैं 1 मिनट आपको दे दूँ। सर, आपके लीडर भी बोलना चाहते हैं। नहीं सर, लीडर को टाइम दीजिए। लीडर इज इंटाइटल्ड फॉर टाइम। सर, इन्होंने 370 में बात किया कि 370 टूटा, किसने तोड़वाया? वो कौन लोग थे जिन्होंने तोड़वाया? ये क्यों आपके सामने आया? आपने इसको सेंस ऑफ एलिनेशन फॉस्टर किया, आपने लोगों के अंदर में अलगाववाद की भावना पैदा की। आपने एक मिनट, आई हैव नॉट स्पोकन, आई हैव नॉट इंटरप्टेड, लेट मी से व्हाटएवर आई वांट टू से। बोलिए। आपने ये पूरे हिंदुस्तान को भूल गया था कि है क्या है। ये एक एम्प्टी शेल था जिसको हम यूज कर रहे थे, एक एम्प्टी शेल था। ये तारिक आमी साहब के भी वर्ड हैं लास्ट असेंबली में, पर मैं इसलिए आया कि हमने कंटिन्यूसली we started demanding autonomy, we traveled to self-rule, then we traveled to independent state, then we started talking of a theocratic state. What was the solution? Solution was, you are a separate state, you are a separate nation, you are not a state within a state. आपको बात उन्होंने कहा, ये सारे promises जो थे, ये एक temporary arrangement था, जिसको हमने किया। सर, 35 ये इसलिए हटा क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटिंग नेचर था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी उसके अंदर में बाल्मीकि के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी, और वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी, उसके साथ में गोरखा के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी। सर, पहले आपको पता नहीं है, पहले सुनो, नहीं पहले सर ऐसा है कि तारिक आमी साहब ने कहा उनका फैक्स खराब हो गया। तारिक आमी साहब, फैक्स तो किसी का भी खराब हो सकता है, पर नहीं यार छोड़ो यार, पहले आप क्या इकट्ठे होकर 56 MLA जा नहीं सकते थे? पर उस वक्त आपको ये आइडिया नहीं था कि आपको लगता था, एनसी को लगता था कि अगली बार पावर में मैं आ रहा हूँ, पीडीपी को लगता था मैं आ रहा हूँ, और कांग्रेस को लगता मेरे बगैर सरकार नहीं बनेगी। आप लोग लड़े झगड़े और आपने मौका दिया। इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को। नहीं और यार मेरी बात सुनो, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, शट अप। नहीं, लेट मी कंक्लूड। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, जिस वक्त पीडीपी ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में, लैंड एलिनेशन एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट लाई थी, सर मेरी बात को सुन लीजिए, उन्होंने जो अमेंडमेंट लाई थी उसी वक्त ये लग रहा था कि 370 का दुरुपयोग हो रहा है, तो मेरे को उसी वक्त लगा था, मैंने इसी हाउस में पार्टी का सारा टाइम ले रहे हैं, फिर किसी को टाइम नहीं मिलेगा, ये ख्याल रखिए, फिर इनका टाइम ले रहे हैं। 2 मिनट में नहीं 15 मिनट ले लिए बस सर, इसी चले आपने सारी बातें। नहीं, इसी हाउस में मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा था, those who oppose Article 370 they are traitors, and in this very house I said Shama Prasad Mukherjee was not a traitor, Pandit Premnath Dogra was not a traitor, my father was not a traitor. There can be two views, two opinions. ये विचारधारा है तो हो सकती है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारा सम्मान कीजिए। 70 साल लगे हमारे को अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने में, और ये माननीय सीएम साहब का बयान है कि अभी 70 साल तक हम इसके बारे में सोच नहीं सकते, इसलिए रियलिस्टिक हो जाइए, इन चीजों में मत जाइए। थैंक यू। क्या रुक रहे हैं आप? कल कितनी बार बस तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। नहीं कोई तकरीर नहीं, कोई मुदाखला नहीं, इस वक्त नहीं, तकरीर के दौरान नहीं, ये कोई टाइम नहीं, जावेद हुसैन बेग साहब बोलना चाहते हैं, जल्दी में आपके पास टाइम कम है। सर नहीं सर, 5 मिनट में फिर बैठ जाता हूं मैं, क्योंकि अगर
मुझे मैं कंक्लूड कर दूंगा, मैं अपनी बात रख के कंक्लूड कर दूंगा। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा ऑनरेबल, कोई बात नहीं। आपने सारी बातें कही, आपने सारी बातें। हाँ, चलिए चलिए चलिए, बोलिए आप। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे की तहरीक में उसकी हिमायत में खड़ा हुआ। मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी का जो नुक्ता नज़र है वो सियासी नुक्ता नज़र इक्तिसादी आने वाले बजट में आ जाएगा। बदले यक रंगी कि ये आशनाई है गज़ब, एक ही खुरमन के दानों में जुदाई है गज़ब, जिसके फूलों में अखवत की हवा आई नहीं, उस चमन में कोई लुत्फ नगम पीराई नहीं। ऑनरेबल स्पीकर सर, 7 साल के वक्फे के बाद ये सेशन जिस तरह से आपने कंडक्ट किया है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो 90 मेंबरान असम्बली यहाँ मुंतखब होके आए हैं, चाहे वो इस साइड बैठे हैं या उस साइड बैठे हैं, 5 साल का जो वक्फा हमें मिला है, इस वक्फे में हम रियासत जम्मू और कश्मीर का खोया हुआ विकार, उसका तकद्दुस बहाल करने में किस तरह से अपनी संजीदगी और अपनी ईमानदारी का मुजाहिरा करते हैं। जब बात सियासत की होगी तो फिर कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं मुनासिब समझता हूं कि वो रिकॉर्ड पर रखी जाए। जुलाई 1948 में 1947 में ये फैसला हो गया था कि पार्टीशन होगा, और एक बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा है, पठानिया साहब, द पार्टीशन ऑफ इंडिया was a massive exercise in human misery, कि हिंदुस्तान की तकसीम दुनिया की तारीख में जो बेशुमार वाक़ात हुए होंगे बदनसीबी के, उनमें से एक वाक़ा जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ 2 कौमी नजरिए का शिकार हो गए। 3 रियासतें ऐसी थी, प्रिंसली स्टेट्स, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में उस वक़्त के हिंदुस्तान के साथ इल्हाक नहीं किया था। लेट मी स्पीक सर प्लीज। इनमें से 2 रियासतें ऐसी थी जहां हिंदू पॉपुलेशन थी, मुसलमान हुक्मरान थे, और एक रियासत जम्मू कश्मीर वो थी जहां महाराजा यहां के हुक्मरान थे, लेकिन पॉपुलेशन यहां ज्यादा मुसलमानों की थी। जूनागढ़, जहां से हमारे होम मिनिस्टर साहब आते थे, उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया, लोगों ने रिबेलियन कर दिया, हुक्मरान पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ हमारे मुल्क का हिस्सा रह गया। जमीन उसकी मालिकी में है या सरकार में है, टाइटल क्लियर कीजिए, लेकिन लैंड यूज पुरानी जमीनों में अलाउ नहीं किया जाता है। जो ये है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए है या सांबा और उधमपुर सभी डिस्ट्रिक्टों के लिए जेडीए है, क्योंकि जेडीए जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। हमारा रामगढ़ जो है ब्लॉक, एक तो वो बॉर्डर ब्लॉक है, उसको वो और उसको जेडीए में भी डाला हुआ। कोई ऐसा प्लान नहीं है जो विक्रम जी ने कहा है सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए जेडीए बनाया है, या कोई ऐसा मास्टर प्लान बताएं कि जिसके तहत उन्होंने ये कहा हो। आज आप देख लीजिए, माफ करना मुझे, कि गांधीनगर के बाद जो हमारा नानक नगर बना टोटली अनप्लान, आगे एक कॉलोनी बनी, नहीं यही हाल पूरे जम्मू में ये हाल हो रहा है, प्लान कोई नहीं है। लोगों को ये का सवाल
ये सेलों के बारे में पूछ रहे हैं, रेडियो नहीं है, एरिया के बारे में इसको नहीं। अच्छा सुनिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ, सुन लीजिए आप। जो ऑनरेबल मेंबर जिनका क्वेश्चन है, उन्होंने बात की है कि इस ऑर्डर को खत्म करना चाहिए। ये ऑर्डर जो है इससे लोगों को तकलीफें होती हैं। मैं ये ऑर्डर की डेट आपको बता देती हूँ। हमने ये ऑर्डर नहीं किया है क्योंकि 3-4 महीने ही सरकार हो गए हैं। एज पर गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन नंबर 1JK DOR ऑफ 2022 dated 14/1/2022 the detailed procedure for change of land, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि हम उसको बताना चाहिए सेल को क्या होता है। use is published along with quantum of land। ये जो ऑर्डर निकला हुआ है, मेरे बताने का मकसद ये है कि ये ऑर्डर 2022 में निकला है और इस 2022 के ऑर्डर में अगर आप हमें कसूरवार ठहराएंगे तो मुझे लगता है ये ज्यादती है। लेकिन अगर ये ऑर्डर के मुताबिक लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो ऑर्डर पहले निकल चुका है। अगर कोई भी, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि अगर कहीं पे कोई आपको कंप्लेंट है, कोई अप्लाई नहीं कर पाता या अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है, वो आप जरूर लिख लीजिए और डिपार्टमेंट उसको डेफिनेटली एग्जामिन करेगा। दूसरा सवाल जो ऑनरेबल मेंबर ने कहा है विजयपुर के बारे में, विजयपुर जो है डिलिमिटेशन से पहले शायद जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। डिलिमिटेशन के बाद विजयपुर जो है वो अलग एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू से वो बाहर चला गया है। तो इसलिए ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। सांबा डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्म हो चुका था। जी मैं जवाब देती हूँ। इनकी बात सही है, जिस वक्त बना था तो कब बना था, जब बना था तब हम तो नहीं थे, हमारे पास तो मिनिस्ट्री नहीं थी, बहुत पहले बना था। उस टाइम जो है आप बैठे जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए। तो अगर कहीं पे भी इनको मैं फिर और फिर आपको बोलना होगा, मैं जवाब दे दूंगी। फिलहाल मेरा जवाब सुनिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सर, मैं ऑनरेबल मेंबर्स के खदशात तो समझती हूँ, जेन्युइन है, क्योंकि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लोग इनके पास आते हैं, जैसे मेरे पास आते हैं। जो इनका खदशा है वो जरूर लिखें, डिपार्टमेंट जरूर एग्जामिन करेगा। अगर कहीं पे भी इनको लगती है कि मुश्किल है या लोग परेशान हैं, तो जरूर लिखें, उस चीज को देखा जाएगा इंशाल्लाह। हाँ श्यामलाल जी पहले ये पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि इस हाउस की जो अथॉरिटी वो कहीं ना कहीं हम डिपार्टमेंट को डिफेंड करने में और डिपार्टमेंट को गलत जो डिसीजन है, अब हम ये स्कोर सेटल नहीं करें कब हुआ। वी आर द लॉ मेकर्स। अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने या टेक्नोक्रेट ने एसी रूम में बैठ के ये कानून बनाए हैं तो क्या इस हाउस की डोमेन नहीं है, हम उसको रिविजिट नहीं कर सकते? व्हाट इज दिस? कल भी मैंने कहा था द गवर्नमेंट ऑफिसर एंड द ऑफिशियल, दे आर नॉट द गवर्नमेंट, वी आर द गवर्नमेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट। मैं ये कह रहा हूं, CLU जो बनाया है वो 2022 में बनाया। अब ब्यूरोक्रेट को क्या तकलीफ है हमारे लोगों के साथ? वी आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर, दे आर अकाउंटेबल टू अस। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस हाउस। मैं CLU पे आ रहा हूं। मैं ऑनरेबल इंचार्ज रेवेन्यू मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इसको इमीडिएटली रिविजिट किया जाए, इस ऑर्डर को, लोगों को एक साया ऑफ रिलीफ दी जाए। ये जो रहा है सिस्टम, यहां
7 साल में बहुत कुछ हुआ है। हम एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल नहीं करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें उन लोगों की। यहां तक जेडीए की बात आई है, इंचार्ज मिनिस्टर यहां पे है, और ये कोर रिलेटेड है इशू, ये कोर रिलेटेड है। जेडीए ने एक मास्टर प्लान बनाया और अखनूर तक ले गए। क्या फैसिलिटी आप वहां प्रोवाइड कर रहे हैं? जो भी कवानीन बनते हैं वो वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए बनते हैं। ये इस किस्म की जो काम हुए हैं उसको सरकार को रिविजिट करना पड़ेगा। सीएलवी को भी रिविजिट करें और मास्टर प्लान को। और एक बात और ऐड करूंगा, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक गैर मुमकिन खर्च है, ये गैर मुमकिन खर्च है और पूरा जम्मू गैर मुमकिन खर्च में बसा है। उसका एक आर्डर आज से 4 महीने 5 महीने पहले हुआ है, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। शाहनवाज जी, गैर मुमकिन खर्च पर एक सवाल अलग है, वो जब आएगा तो मैं चाहता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब वहां से अगर इस हाउस को रिस्पॉन्स करें तो मैं उनका धन्यवाद और सवाल आएगा तो उसकी बात करेंगे। आप पूछे सरदार जी। जो भी ऑनरेबल मेंबर्स का बिल्कुल पूरे हाउस का जो कंसर्न है वो सही है, और मैं आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मुझे यकीन है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर जो है रियासत में तब्दील होगा और ये सारी चीज़ें जो है वो रिविजिट हो जाएंगी, तभी ये ठीक हो जाएगी, तभी इनको चेंज किया जा सकता है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी सवाल पूछे। Yes, Vincent in charge, roads and building. Honorable Speaker sir, जहाँ तक ताल्लुक है जो क्वेश्चन ऑनरेबल मेंबर जी ने लगाया है, ये ग्रीवेंसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है। वेब पोर्टल जो LG मुलाकात 26 में उसमें रजिस्टर्ड हुआ है। और जहाँ तक इसका DPR का ताल्लुक है, जो B पार्ट है इनका, वो भी बनाई गई है। 583.78 लाख की वो बनी हुई है। और जहाँ तक पार्ट C का ताल्लुक है, इनका जो DPR है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ 75 मीटर स्पैन ब्रिज का है और उसके साथ साथ ही एक अप्रोच रोड है 700 मीटर्स का। और हमारी भी कोशिश है, सरकार की भी कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का पूरा एक जोर है नेटवर्क जो रोड कनेक्टिविटी का। और ये क्योंकि बनी एक बड़ी फार फ्लंग कंस्टिट्यूंसी और काफ़ी वहाँ लोगों को मुश्किलें और मुसीबतें हैं और बड़ा जेन्युइन सवाल है।
तो इसके लिए हमने जो अब नेक्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है इसमें सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हम इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही हमारा। डॉक्टर साहब इसका सवाल सवाल तो पूछे एक सवाल भी नहीं पूछा तो सवाल पूछते हैं। Estimate cost of rupees 179 lakhs through JKPHC, against which 17 lakhs were released. However, the construction work could not be carried out due to objections raised by Archaeological Survey of India, as the construction site comes under their jurisdiction, thereby causing the work on the project to halt. Part B, the Intizamiya Committee Burzahama offered a piece of Awqaf land for the construction. 18, 19 और 24 में डिपार्टमेंट ने इनको दोबारा रिक्वेस्ट किया अथॉरिटीज़ को कि आप ये आइडेंटिफाई करें, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ एक बड़ा रूरल एरिया है, वहाँ के लोगों को कितनी तकलीफ़ें होती होंगी। अभी ये 2 कमरों में चल रहा है वहाँ जो हेल्थ सर्विस है हमारी, तो वहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है। कम से कम ये 15 या 16 हज़ार लोगों को कैटर करता होगा जो बलाई इलाका है हमारा। तो अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अगर बाई चले उन्हें बंद भी किया, उसके बाद उस साइट को डेवलप करने का कोई उनका इरादा ही नहीं। ऐसे ही ना फॉर द नेम से उन्होंने वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई वहाँ साइट हमारी, लेकिन वहाँ पैसा रिलीज़ होकर भी काम बंद करवाया है। अब वहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब जो श्रीनगर के हैं उनको हिदायत दी जाए कम से कम कि एट द अर्लीस्ट साइट आइडेंटिफाई की जाए, ये जो पैसे है ये लैब्स ना हो जाए, सो दैट इनको फैसिलिटी मिले। और मैं चाहूँगा सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी जो डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं उनका भी एक अगर उसमें भी ध्यान दिया जाए तो इससे अदरवाइज ही पोटेंशियल वहाँ टूरिज्म पोटेंशियल बूस्ट हो सकता है। सर, जो ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है वो बिल्कुल सही है। बिल्डिंग में बनने में बहुत ज़्यादा डिले हुआ है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद ही ये पार्ट जो है इसमें मैंने बता दिया कि जो पहले लैंड दिया गया था उसमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन दी कि आप यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। उसके बाद फिर जो इंतज़ामिया कमेटी वहाँ की है, लोकल लोग, उन्होंने कुछ ज़मीन आइडेंटिफाई किया था, वो हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र होना था, लेकिन कई वजूहत की वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया वक्त पे, जिसकी वजह से बात करूँगी ताकि जो मुश्किलें वहाँ पे लोग झेल रहे हैं हेल्थ फैसिलिटी की वजह से 2 कमरों में हैं, बल्कि फैसिलिटी होनी चाहिए जो अवेलेबल नहीं है। मैं ज़रूर इसमें कोशिश करूँगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से ताकि ये लैंड जल्द अज जल्द ट्रांसफ़र किया जाए हेल्थ डिपार्टमेंट को और इनकी बिल्डिंग जो है वो जल्द बन पाए, लोगों को वहाँ फ़ायदा मिल पाए। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जो असेंबली का जो सेक्रेटरीट है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इन दिनों, और हमें ऑनलाइन जो सारा हमें क्वेश्चन वगैरह आते हैं, और कल का जो हमें क्वेश्चन आए हैं तो उसमें उर्दू और इंग्लिश में आए हैं, तो मुझे लगता है कि काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट जो कल से जो आज से हिंदी में भी आ जाएं, क्योंकि हिंदी भी बहुत से हमारे मेंबर्स हैं जो हिंदी में ज़्यादा उनका कमांड रहती है। तो काइंडली मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप बड़ा स्मूथली इसको चला रहे हैं और बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। सर, Education and Flood Control Department does not have any exclusive budget to undertake beautification work on river banks. The mandate of the department is to undertake anti-erosion works to prevent bank damage, clogging, leaching due to flood water in the stretch under person. The crate protection works are being undertaken under flood management project phase 2nd part A at specific location depending upon vulnerability, weak spots. The said work shall be completed. कि कितना पैसा वहाँ खर्च हुआ आज तक इस रिवर झेलम के किनारों पर, ताकि वहाँ एक पार्क भी बनी है जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये बताएं कि ये कितना पैसा खर्च हुआ है और क्या ये पार्क एक्सटेंड होगी, और इसमें ब्यूटिफिकेशन की जो बात मैंने की है इसमें टूरिज़्म भी इन्वॉल्व है, इसमें टाउन एरिया भी इन्वॉल्व है और डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है।
क्या ये टेकअप कर सकते हैं या नहीं? तो श्रीनगर में ब्यूटिफिकेशन कराया गया बैंक्स को मरकजी सरकार की माउनत से, क्या इस वक्त ये उस तर्ज पे वापस पैसा लाके कि इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर सकते? ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा कि सर फ्लड मैनेजमेंट प्लान ऑफ रिवर झेलम फेज 2 के हिसाब से उनके पास फंड्स है, INFC के नहीं है। सर जब फंड्स अवेलेबल है, सारा कुछ अवेलेबल है, तो अभी तक काम शुरू क्यों नहीं हुआ? मेरा यही इनसे ये है। बेसिकली मैंने सर गुजारिश की कि ये डिफरेंसेस था टू जो हमारी एजेंसी थी, इनकी जो ओपिनियन थी उनमें डिफरेंसेस होने की वजह से हम काम टेकअप नहीं कर पाए। और अब 1-2 दिन में इसी हवाले से एक मीटिंग कॉल की है और हम फाइनल डिसीजन इंशाल्लाह ले लेंगे और नेक्स्ट कमिंग डेज में इसकी जो है टेंडर वगैरह फ्लोट करके इस पर हम काम करेंगे। शेख खुर्शीद साहब।